बोनजूर मेरे भाइयों, क्या हाल है तुम लोग के यार। अच्छा, तुम अभी ये सोच रहे कि ये साला बोनजूर क्यों बोल रहा मैं। बोनजूर इसलिए बोल रहा कि भाई फ्रांस में हूँ और अपने घर से बैठ के वीडियो बना रहा आराम से। एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें तुम्हें अपना घर सारा दिखाऊंगा, बाहर बगीचा वगैरह है वो दिखाऊंगा, जो भी ये लाइफस्टाइल यहाँ पे वो सब तुम लोग को दिखाऊंगा। पर भाई वो सब करूँगा बाद में। पर आज की वीडियो भाई ढासू टॉपिक के ऊपर है, कांडी टॉपिक है बहुत। और एंड तक बने रहना, तुम लोगों को बताऊंगा पूरी कहानी, बहुत सारी डिटेल शेयर करने वाला हूँ और मज़ा आएगा खूब। तो भाई कांड भी ना बहुत मज़ेदार चीज़ है यार। तुम करो किसी के साथ तो मज़ेदार, तुम्हारे साथ हो तो बेकार। तो भाई मेरी कहानी में कांड मेरे साथ हुआ, फिर कांड मैंने किया, तो मज़ेदार सीन है यार। तो कांड मेरे साथ हुआ मतलब जो मेरा एक्सीडेंट हुआ जर्मनी में, जिसके बारे में तुम लोगों को बताऊंगा। और कांड जो मैंने किया वो सेकंड पार्ट ऑफ द स्टोरी है कि मैंने उस पहले कांड में से कैसे पैसे बनाए अच्छे खासे, उसके बारे में तुम लोगों को बताऊंगा। तो भाई पहला पार्ट है जब मेरे साथ कांड हुआ। तुम लोगों को थोड़ा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देने के लिए, मेरी बंदी जो है ना वो पोलिश फ्रेंच है, पोलिश बाई ब्लड और फ्रेंच बाई बर्थ। मतलब जो माँ बाप हैं वो पोलिश हैं और जो जन्म है उसका वो फ्रांस का है। तो हम लोग ना फ्रांस और पोलैंड के बीच में बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे करते रहे हैं। मतलब घूमना, उधर जाना, 2-3 महीने उधर रहना, 2-3 महीने इधर रहना। तो बहुत मज़ेदार जगह है, खूब घूमने में मज़ा आ रहा है हमें। तो ऐसा करके हम पोलैंड भी जाते रहे हैं। तो पिछले साल हमारा प्लान बना कि भाई मई 16 को हम लोग निकलेंगे फ्रांस से, जाएंगे पोलैंड और पोलैंड में बिताएंगे भाई 2-3 महीने। तो भाई हमने तैयारी वगैरह करी, गाड़ी लेके निकले अपना आराम से 1-2 बजे। अच्छा, फ्रांस से पोलैंड अगर जो तुम जाओ ना तो बीच में जो देश आवा है वो है जर्मनी। वो तुम जर्मनी को अवॉइड नहीं कर सकते, जर्मनी के थ्रू तुम्हें जाना ही पड़े। ऑटोबान मतलब हाईवे, जर्मन लैंग्वेज में उसे ऑटोबान बोला जाता है। अच्छा, ऑटोबान की खासियत क्या है, इससे पहले कि मैं कहानी चालू करूं तुम लोगों को बताऊं कि ऑटोबान की खासियत ये है कि उस पर स्पीड लिमिट नहीं है। उस पर ऐसे 3-4 लेन हुए हैं, 3 या 4 लेन, 3 लेन हुए हैं नॉर्मली। उसमें कोई स्पीड लिमिट नहीं होती। यहाँ पे यूरोप में लेफ्ट हैंड ड्राइव है ना, जैसे हमारे भारत में तो राइट हैंड ड्राइव है, यहाँ पे यूरोप में है लेफ्ट हैंड ड्राइव। तो ऑटोबान जो हुआ है, ऑटोबान में 3 लेन हुए हैं। सबसे जो सीधे हाथ की जो लेन हुआ है, सबसे जो राइट की जो लेन हुआ है, उसमें चले ट्रक वगैरह तुम्हारे जो चले भाई 100-120 की स्पीड से। बीच में गाड़ी वाले चले जिनकी स्पीड रहे करीब तुम लगा लो 120-130 या 140-150 तक। और लेफ्ट साइड में जो चले वो भाई रहे अपना अच्छी खासी ऊपर स्पीड पे। तो हम निकले फ्रांस से करीब 2 बजे के आसपास। तो जर्मन बॉर्डर जहाँ पे मैं रह रहा हमारे गांव से, यहाँ से पास ही, ये लगा लो कि 3.5-4 घंटे में हम जर्मनी चले जाएं जब भी हमारा मन करे। ठीक है, फिर हम जर्मनी पहुंच गए फ्रांस से। जर्मनी में हमने 2-3 घंटे गाड़ी चलाई, हम पहुंच गए फ्रैंकफर्ट। तो फ्रैंकफर्ट से जस्ट निकले ही थे और बहुत अच्छी खासी स्पीड थी, 100-130 पे मैं गाड़ी चला रहा था बीच वाली लेन में। राइट में मेरे ट्रक थे, लेफ्ट में जो बहुत तेज चला हुआ वो वाले थे। तो तुम्हें कभी भी ओवरटेक करना होगा ना तो बहुत एकदम हाई स्पीड से तुम्हें निकालना पड़ा है। काफ़ी सारी गाड़ियाँ थी जो मेरे आगे 130 की स्पीड पे चल रही थी। मैंने कहा यार थोड़ा भगाओ, सब भगा रहे। ऐसा हुआ है ना जब तुम्हारे साइड में से लोग निकला 200-200 की स्पीड पे, 150 की स्पीड पे, तो खुद भी भगाने का मन करे। तो मैंने कहा चलो यार भगाओ आज थोड़ी। तो मैंने ली साइड 160 की स्पीड पे, 150 की स्पीड पे मैं गाड़ी चला रहा स्टेडी लेफ्ट, सबसे लेफ्ट साइड मतलब सबसे फास्ट लेन में। 10 मिनट करीब मुझे हो गए और 10 मिनट के बाद एकदम से पता नहीं पीछे टायरों की जो है ना रगड़ने की आवाज़, जैसे ई करके टायर रगड़ने की आवाज़, और ढब से पीछे गाड़ी में मेरे भैया एकदम से धक्का ऐसा लगा कि हमारे तो मेरे स्टीयरिंग भी छूट गया ऐसे। मैंने एकदम से कस के वापस पकड़ लिया। और मेरी गाड़ी की स्पीड थी उस टाइम 145-140, इतनी तुम लगा लो। ठीक है, मेरे पीछे जिसने गाड़ी में ठोका था वो बंदा था भाई फोक्सवैगन पोलो वाला। वो आ रहा था करीब 170-180 की स्पीड पे, उसने मेरी गाड़ी में टक्कर मारी पीछे से। टक्कर जो लगी ना तो सबसे पहले आई टायर फटने की आवाज़, धुश। उसके बाद ही गाड़ी रपटी, क्योंकि उसके बाद ही बैलेंस बिगड़ा हमारा। ये लगा लो भाई 145 की स्पीड पे गाड़ी का अगर जो बैलेंस बिगड़े तो कितना भयंकर खतरा है। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि उस टाइम दिमाग में मेरे कुछ था नहीं, एकदम से ब्लैंक हो गया था। पर भाई रिफ्लेक्स थे बॉडी के कि नॉलेज है भाई, ड्राइविंग में बहुत अच्छी कर लूँ, किसी तरीके से संभाल ली भाई। फिल्मी स्टाइल में पूरा इधर उधर घूम रहे, कभी मुझे लगा इस डिवाइडर में लगेगी, कभी लगा उस डिवाइडर में लगेगी, पर बच गई, कहीं से नहीं लगी, सिर्फ पीछे से टक्कर मारी थी। उस टक्कर को झेल के और गाड़ी भाई साइड में हम लोगों ने लगा ली।
और भाई किस्मत ऐसे टाइम पे इतनी अच्छी रही ना कि एक ट्रक वाला था बिल्कुल साइड में जो आ रहा था 120-130 की स्पीड से, उसने भी बचा के निकाल ली, क्योंकि अगर जो वो गाड़ी में मारता तो फिर भाई बचने का कोई चांस नहीं था हमारे। फिर गए थे भाई सीधा ऊपर। भाई भगवान का बहुत बड़ा हाथ है इसके पीछे कि कैसे बच गए हम लोग, कोई चांस नहीं था भाई उतनी स्पीड पे टक्कर लगने के बाद। और ये हमें पुलिस वालों ने बाद में बताया कि भाई इस स्पीड पे जितने लोगों की एक्सीडेंट हो गए ना, जितनी तुम्हारी स्पीड थी उस पे बचते नहीं ज़्यादातर लोग, या फिर भाई हॉस्पिटल में रहे, कोमा में, मतलब हॉस्पिटलाइज तो हो ही जावे भाई, इतनी स्पीड पे टक्कर लगे। वो पुलिस वालों ने हमें बाद में बताया। अच्छा, जो पोलो वाले ने हमें टक्कर मारी उसका भी गाड़ी का ऐसा ही हुआ, पर उसने भी ब्रेक मार लिए भाई। वो लेफ्ट लेन में ही रुक गया क्योंकि उसकी गाड़ी की स्पीड हमसे टक्कर लगती एकदम कम होगी, तो वो रुक गया। बैलेंस था जो बिगड़ा वो हमारी गाड़ी का, तो संभाल के खैर लगा दी साइड में। बाहर निकल के सबसे पहले जो मैंने देखा कि भाई कितनी गाड़ियाँ ठुकी, पहले ये देखो। तो मैंने देखा सिर्फ एक फोक्सवैगन पोलो वाला था और एक मैं था। मैंने कहा ओ इसने टक्कर मारी साले ने मुझ में। तो एनीवे फिर मेरा ये था, मैंने कहा साले मरमरा तो नहीं गया। उसकी गाड़ी भाई आगे से ख़त्म थी पूरी, ये देखो फ़ोटो उसकी गाड़ी की। तो गाड़ी इसकी आगे से पूरी ख़त्म हो गई थी, पर ये बंदा बच गया, एयर बैग वगैरह ऑन हो गए थे। भाई जिनका कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ ना, उन्हें आइडिया नहीं होने का कि कैसी फीलिंग आवा है जब इतनी स्पीड में तुम्हारा एक्सीडेंट हो ना, और मौत बिल्कुल ही यहाँ से निकल जावे बगल से, तो बंदा ना शॉक में चला जावा है। शॉक में मतलब दिमाग काम करना थोड़ी देर के लिए बंद कर देवा है। तो भाई मैं बाहर आया, मेरा किसी तरीके से दिमाग चल रहा था भाई। पता नहीं हम भारत के लोग हैं, देसी लोग हैं, ऐसे सिनेरियोज़ में हम देसी लोगों का काम और ज़्यादा करें। पर भाई जो फोक्सवैगन पोलो वाला बंदा था वो साला गाड़ी से निकल के अपनी और सड़क के बीच में खड़ा हुआ, जैसे भाई बिल्कुल ध्यान में खड़ा हो, बिल्कुल मेडिटेशन मार रहा हूँ। मैंने कहा भाई यो क्या मेडिटेशन मार रहा, सड़क के बीच में खड़ा हो और ट्रैफिक आ रहा है इधर से उधर से। तो पहले तो मैंने उसे चिल्लाया, मैंने कहा भाई साइड हो जा। तो मैंने वही उसे अंग्रेजी में चिल्ला के उसे बोला, तो भाई एकदम उसे समझ में आई किस तरीके से वो हट गया एकदम। तो फिर जब मैंने देखा कि भाई वो बंदा भी सेफ खड़ा हो गया साइड में, हम लोग भी साइड में खड़े थे, मैं साइड में खड़ा था, मेरी बंदी साइड में खड़ी थी, तो सबसे पहले ये रहा कि भाई अब चलो अब देखो गाड़ी में कितना नुकसान हुआ। पीछे जाके देखा तो पीछे से गाड़ी ख़त्म थी, ये देखो फोटो में। तो ये गाड़ी का हाल हो गया था पीछे का, स्पेशली लेफ़्ट साइड का बम्पर, एक साइड फेंडर पीछे का, और जो तुम्हारी डिग्गी वाली जो डोर हो है वो लेफ़्ट साइड से सारा ख़त्म हो गया था। पर इसके कंपैरिजन करो तुम इसकी फोक्सवैगन पोलो से, ये देखो, तो हमारी गाड़ी में तो कुछ भी खास नुकसान नहीं था। और गिवन की स्पीड, इतनी स्पीड से गाड़ी ठोकी थी, मुझे यकीन नहीं हुआ। फिर भी मैंने कहा भाई ये चल ज़्यादा नुकसान तो ये हुआ नहीं। अच्छा, ये सारा काम हो गया था 4-5 मिनट के अंदर मैक्सिमम, गाड़ी रोकने के 3-4 मिनट के अंदर इतना ये स्टोरी हो चुकी थी। अगला जो मेरे दिमाग में आइडिया, मैंने कहा भाई पुलिस का फ़ोन घुमाओ। तो पुलिस का नंबर यहाँ पे 101 तो होता नहीं, और भाई फ्रांस का तो बेशक मुझे पता हो, पर जर्मनी का तो मुझे भी नहीं पता अब। तो फिर वही गूगल पे मैंने सर्च करा पुलिस स्टेशन नियर मी। तो पुलिस स्टेशन नियर मी मैंने देखा, तो उन्होंने पुलिस स्टेशन दिखाया करीब 30-40 किलोमीटर दूर, उसका नंबर था। तो मैंने उस पर कॉल कर दिया। मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे हमारा हाईवे पे एक्सीडेंट हुआ, इतनी इतनी स्पीड थी, और वो बंदा ठीक है, पर तुम लोग जल्दी आ जाओ। भाई ये बात जो भी बोल रहा है ना, विदेश में कुछ भी हो पुलिस 2 मिनट के अंदर, यूरोप में तो भाई बिल्कुल ठीक बात है 3 मिनट के अंदर। भाई मुझे पता नहीं वो कहाँ से आए पुलिस वाले, पुलिस स्टेशन बता रहे थे 40 किलोमीटर है, पता नहीं वो क्या कर रहे थे, हो सके वो हाईवे पे ही हो या कुछ चल रहे हो, पर भाई 3-4 मिनट के अंदर पुलिस वाले आ गए। अच्छा भाई एक चीज़ बतानी भूल गया। तो जैसे मैंने पुलिस को फ़ोन किया उसके बाद में ही नज़र गई, तो एक ट्रक वाले ने सामने रोका हुआ था अपना ट्रक था, पता नहीं कौन से देश का, बुल्गारिया का था या कहाँ का था, या बेलारूस का, मुझे पता नहीं, शायद ऐसी देश का था, क्योंकि वो ट्रक ड्राइवर जो था वो बीच में रशियन भाषा बोल रहा था। मुझे थोड़ी बहुत आवे, बहुत हल्की बहुत आवे मुझे रशियन, तो उस वजह से मुझे पता था कि भाई ये बेलारूस वगैरह, बेलारूस जो देश है ना वहाँ पे रशियन बोली जावे है। तो वहाँ का ट्रक ड्राइवर था, तो वो आया मेरे पास। तो मेरे पास आके मैंने कहा भाई ये क्या कर रहा है, तो पुलिस वाला भी नहीं है ट्रक वाला, तो मेरे पास आके अपने वही रशियन एक्सेंट में अंग्रेजी में बोल रहा, यू गिव मी 100 यूरोज, आई टॉक फॉर यू, आई से टू द पुलिस that this guy is wrong and you are right। भाई मैंने कहा भाई तुझे बनाने के लिए मैं ही मिला। मैंने कहा हमें फुद्दू बना रहा तू। मैंने कहा देसी लोग हैं हम। मैंने कहा साले 7-7 6-6 साल के हमारे यहाँ के बच्चे तुम जैसा का फुद्दू बनाना है। सिचुएशन ऐसी है कि भाई एक्सीडेंट हुआ
दोनों गाड़ी वाले जो लोग हैं वो स्ट्रेस में हैं, स्ट्रेस्ड आउट है, और एक बंदा पैसा बनाने की कोशिश कर रहा। ये चीज़ भी ध्यान में रखना, कभी को बाई चांस भगवान ना करे तुम्हारा एक्सीडेंट हो तो ऐसे ट्रक वाले खास कर की या दूसरे लोग रुकेंगे जो कहेंगे कि भाई तू मुझे पैसे दे दे और मैं तेरी साइड ले दूंगा, तेरा विटनेस बन जाऊंगा पुलिस के सामने। ऐसे को भाव मत देना ऐसे लोगों को। कई सारे लोग डर के मारे दे देते होंगे यार पैसे, तभी ये लोग कर रहे हैं काम। तो ये स्कैम करने की कोशिश कर रहा था, पर खैर बच गए हम लोग। अच्छा, इतने में फिर ठीक है, मैंने इंश्योरेंस वालों को फ़ोन कर दिया। तो उन्होंने कहा सबसे पहले तो हमें बताओ कहाँ पे हो तुम, किस एग्जैक्ट लोकेशन हमें बताओ, कौन सी लोकेशन पे हो। मैंने कहा भाई यहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ से बताऊँ, ये तो भैया जैसे बोल रहे हैं मिडल ऑफ नोवेयर। तो वो भी नहीं बता पा रहे कि कैसे बतावे। तो मेरे दिमाग में सूझी, मैंने गूगल पे टाइप करके जल्दी से देखा माई कोऑर्डिनेट्स राइट नाउ। जब मैंने ये टाइप किया तो उस गूगल ने मुझे एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स दिए भाई जहाँ पे मेरी लोकेशन थी। तो मैंने उन बंदों को कहा, वो मैडम थी एक फ़ोन पे इंश्योरेंस वाली, जैसे कस्टमर सर्विस वाले हुए ना, ये मेरे कोऑर्डिनेट्स हैं और यहाँ पर मैं लोकेटेड हूँ, इस टाइम यहाँ पर मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, तो बताओ क्या करना है। तो फ़ोन पे जो आंटी जी थी उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए, हमने सिस्टम में डाल दिए। हमारे जो जर्मन पार्टनर्स हैं भाई, ये ट्रक वगैरह वाले, ट्रांसपोर्ट वाले, हम इन्हें भेज रहे तुम्हारे पास। तो मैंने कहा भाई कितनी देर लगी? कह रही 1 घंटा तो लग ही जाएगा। तो पुलिस वाला वहीं खड़ा था। पुलिस वाले ने कहा आधे घंटे के अंदर, मैक्सिमम आधा घंटा दे रहा, नहीं तो 15 मिनट लगे। आधे घंटे के अंदर ये गाड़ी यहाँ से नहीं उठी हाईवे पे से, उठ के मतलब किसी गराज वगैरह में नहीं गई आधे घंटे के अंदर, तो फिर इसे हम पब्लिक ट्रक से उठवा के और कहीं भी रखवा देंगे और पैसे तुम्हें देने पड़ेंगे। तो मैडम ने कहा ठीक है, हम कर रहे किसी तरीके से। तो भाई आधे घंटे में वो आ गया ट्रक, हमारे इंश्योरेंस वाला। इतने वो जो बंदा था उसने भी यही काम किया, पुलिस ने उसे भी यही बोला कि भाई तू भी अपने इंश्योरेंस को फ़ोन कर, वो करेंगे। तो उन्होंने भी ट्रक भेज दिया। अच्छा, इस आधे घंटे के दौरान पुलिस ने हमारा इंटरव्यू लिया भाई पूरा। पहले तो उसने मेरे पेपर देखे सारे, ड्राइवर लाइसेंस, जुगाड़ वाला। भाई जुगाड़ वाला बेशक हो पर लीगल है, ठीक है, ये मत सोचना इलीगल है, लीगल है पूरा मेरा ड्राइविंग लाइसेंस। बताऊंगा उसके बारे में भी तुम लोगों को क्या मस्त जुगाड़ है वो। ड्राइवर लाइसेंस देखा, मेरी रेजिडेंस परमिट देखी, सारे मेरे आइडेंटिटी कार्ड, ये और वो, पासपोर्ट वगैरह का नंबर जो भी है। उन्होंने पहले सारी डिटेल भरी कि भाई ये ड्राइवर था, ड्राइवर के साथ में ये पैसेंजर थे, ये वो, उसकी भी यही भरी। फिर उसने हम लोगों का इंटरव्यू लिया कि एक्सीडेंट हुआ कैसे। तो मैंने उसे बताया कि भाई मैं तो लेन में 10 मिनट से चल रहा था, 150 की मेरी स्पीड थी। ऐसा भी नहीं कि 110-100 की स्पीड पे, क्योंकि ज़्यादा धीरे तुम नहीं चल सकते उस लेन में। अगर जो सबसे हाई स्पीड लेन में तुम 130 से नीचे चलोगे तो उस पर फ़ाइन लगे भाई, जर्मनी के अंदर, ठीक है। तो पुलिस वाले ने कहा ठीक है, तुम लोगों ने अपने साइड की स्टोरी बता दी, मैं अब जा रहा फोक्सवैगन पोलो वाले के पास, उसका इंटरव्यू लूँगा। और वो हरामखोर जर्मन बंदा था, ने ये बोल दिया कि भाई इन लोगों ने ना एकदम, जब मैं आ रहा था 170 की स्पीड से, तब लेफ्ट में कट मार दिया, कि मतलब तब ओवरटेक करा और बहुत धीरे स्पीड पे थे। अच्छा, वो क्यों ब्लेम नहीं ले रहा था अपने ऊपर एक्सीडेंट का? क्योंकि यहाँ पर तुम किसी एक्सीडेंट में इन्वॉल्व रहो ना, और तुम्हारी अगर जो गलती हो जावे तो तुम्हारा इंश्योरेंस प्रीमियम जो है ना बढ़ जावे। जैसे मैं 10,000 रुपये महीने आज की डेट में दे रहा, मैं एक एक्सीडेंट कर दूँ जिसमें मेरी गलती निकले, तो वो मुझे 10,000 के बजाय 15,000 पे वही इंश्योरेंस पे, तो 15,000 रुपये देने पड़ेंगे। प्लस मैं उनके सिस्टम में आ जाऊँगा कि भाई ये ड्राइवर को ड्राइविंग नहीं आती ढंग से, तो मुझे बहुत सारी कंपनियाँ इंश्योरेंस भी नहीं देने की गाड़ी का। तो ऐसा हो जावा है, तो उससे बचने के लिए उसने अपनी मनगढ़ंत कहानी बना दी। उसने बोल दिया कि भाई इन्होंने एकदम ओवरटेक करी, तो इसलिए मैं 170 की स्पीड पे मैंने ठोक दिया इनमें। पुलिस वाले हमारे पास आए, कह रहे भाई इसने ये तो बोल रहा तुमने एकदम ओवरटेक करी। तो मैंने पुलिस वाले से कहा, मैंने कहा ठीक है भाई, ना तुम मेरी मानो ना तुम उसकी मानो, तुम्हारे पास इधर कैमरा होंगे इतने सारे, हो इतना बड़ा ऑटोबान है तुम्हारा, इतनी सारी फैसिलिटीज़ हैं, कैमरे की फुटेज निकाल लो, तुम लोगों को पता चल जाएगा कि पिछले 10 मिनट से मैं इस रोड पे चल रहा था, सबसे लेफ्ट साइड पे चल रहा था, मैंने ओवरटेक नहीं किया। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने कंट्रोल रूम में फ़ोन किया, ये और वो। फिर कह रहा अरे हमारा जो सबसे लास्ट कैमरा चेक पॉइंट था वो था 50 किलोमीटर पीछे, तो इसकी फुटेज नहीं मिल पाएगी हमें। तो मैंने कहा ठीक है, उसे उसकी स्टोरी बताने दो, तुम हमारी स्टोरी लिखो। तो भाई एक चीज़ बहुत याद रखना, तुम्हारा किसी फॉरेन कंट्री में एक्सीडेंट होना, जैसे मैं फ्रांस में रह रहा, ठीक है, जर्मनी में मेरा एक्सीडेंट हुआ, पुलिस वहाँ की जर्मन है, जिस बंदे ने मुझे टक्कर मारी वो बंदा जर्मन है, तो वहाँ की पुलिस, वहाँ की सरकार उस बंदे को बचाने की कोशिश करेगी, बेशक गलती उसकी हो।
ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, क्योंकि इस चीज़ का मुझे नहीं पता था। मुझे तो ये था कि यार एक्सीडेंट किसी भी देश में जिसकी गलती है भाई उसकी गलती है, पर वहाँ की जो पुलिस थी ना, उस बंदे की वो इतनी साइड ले रहे थे। तो मैंने कहा भाई तुम्हारा रिश्तेदार है क्या वो? मैंने एक बार तो बोल दिया पुलिस को। मैंने कहा भाई ये क्या, ये तो बहुत ही बायस्ड व्यू है तुम्हारा, तुम हमारी सुन भी नहीं रहे कहानी। तुम देखो उसने कितनी तेज स्पीड में टक्कर मारी, तुम सड़क पे निशान देखो टायर रपटने के, ये और वो। तो वो कह रहे नहीं नहीं ये और वो, वी विल इन्वेस्टिगेट, हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तुम चाहो तो ये इस पे क्लेम डाल सको अपना कि नहीं ये गलत बता रहा, पर हम तो इसकी तरफ हैं क्योंकि ये और वो। तो मैंने पुलिस वालों को कहा कि भाई ठीक है, इसके अगेंस्ट हम क्लेम डाल लेंगे कि भाई ये स्टोरी ठीक नहीं है, तुम लोग इन्वेस्टिगेट करो, वो तुम्हारे ऊपर है, पर मेरा एक क्लेम है, ठीक है। तो पुलिस वाले ने कहा ठीक है भाई ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, अभी ये गाड़ी ठिकाने लगवाओ, ये गाड़ी का फंद उठवाओ यहाँ से, फिर की बात की हम बाद में तुम्हें देखेंगे, बाद में इन्वेस्टिगेट करके। उन लोगों ने एड्रेस वगैरह लिख लिया सारा मेरा कि भाई कहाँ पे रहूँ मैं, ये और वो। तो उन्होंने कहा इन्वेस्टिगेशन हम लोग करेंगे कि किसकी गलती थी, इन्वेस्टिगेशन के बाद जो भी कंक्लूजन होगा वो हम लोग तुम्हें लेटर में भेजेंगे। तो मैंने कहा ठीक है चलो। तो वो मामला ख़त्म हुआ, पुलिस वाले भी खुश हो गए, वो बंदा भी शांत हो गया, अपनी कहानी बता के हमने अपनी साइड की स्टोरी बता दी। ये रहा कि चलो बाद की बात में देखी जाएगी अब। तो भाई ट्रक वाला इतने में आ चुका था हमारा इंश्योरेंस का, जो गाड़ी उठा के ट्रक पे रखा है, ये देखो, ये इस तरीके से उसने गाड़ी उठा के और ट्रक पे रखी। तो ऐसे उसने अपना ट्रक गाड़ी के साइड में लगाया, नीचे कुछ क्लैंप वगैरह से थे, बहुत अच्छा सिस्टम था, बकायदा एकदम आराम से गाड़ी उठी और उसने ट्रक में पीछे रखी है अपने। तो भाई एनीवे, तो पुलिस ने एक रिपोर्ट की कॉपी हमें दे दी, एक रिपोर्ट की कॉपी उस बंदे को दे दी। तो इंश्योरेंस वाली जो आंटी जी थी उन्होंने फ़ोन पे ही कहा कि भाई ठीक है, अब तुम्हारी गाड़ी ट्रक के अंदर आ चुकी, तुम लोग ट्रक में बैठे, ये ट्रक वाला तुम्हें एक लोकेशन पे ड्रॉप कर देगा, उस लोकेशन पे हम लोग एक टैक्सी भेज रहे, वो टैक्सी तुम्हें लेके जाएगी एक होटल में, ये सारा इंश्योरेंस पे करेगा। होटल में जाके अपना कमरे की चाबी ले लो, चेक इन कर लो, थोड़ा सामान सुमून रख के फ्रेश व्रेश से हो जाओ, फिर हमें कॉल करो, फिर हम तुम्हें बताएंगे आगे के ऑप्शन तुम्हारे पास क्या है। तो भाई हम होटल में गए, चेक इन वगैरह किया, आराम से बैठे बुट्ठे सांस सी ली। 1 घंटे बाद फ़ोन किया हमने फिर इंश्योरेंस वाली आंटी जी को। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है, एक रात तुम यहाँ पे रुक जाओ और कल तुम ट्रेन पकड़ लो, बेशक दिन की रात की किसी भी टाइम की, या प्लेन पकड़ लो। उन्होंने एक बजट दिया हमें 500 यूरो का या 400 यूरो का। तो 400 यूरो के अंदर तुम कोई भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सको और वो तुम्हारे पैसे रिम्बर्स करेगा इंश्योरेंस। तो उसने कहा अच्छा ये तो रहा पहला ऑप्शन कि तुम लोग कल निकल लो और 400 यूरो तक का रिम्बर्समेंट हम लोग तुम लोगों को कर देंगे। दूसरा ऑप्शन ये है कि तुम इस शहर में रुक जाओ, 5 दिन का होटल का खर्चा हम लोग तुम लोगों का देंगे और तुम यहीं पे घूम के और अपने घर वापस चले जाओ या कहीं भी चले जाओ, बस हम होटल का देंगे, 5 दिन का रहने का तुम्हारा, उसके आगे का उसके पीछे का तुम लोग देख लेना अपना साइड का। हमने कहा चल भाई पोलैंड तो जाना ही। हमने फिर ऑप्शन पहला चूज़ किया कि भाई हम जाएंगे ट्रेन पकड़ के, क्योंकि ट्रेन का जो खर्चा था वो 400 यूरो के बजट के अंदर आ रहा था। तो मैंने कहा चल इतने पैसे तो मिल ही जाएंगे। तो भाई हमने आंटी जी को फ़ोन करके बता दिया, आंटी ने कह दिया ठीक है सब बढ़िया, तुम अभी अपनी जेब से पैसा दे दो, बाद में तुम्हें रिम्बर्स कर देंगे जब तुम अप्लाई करोगे। तब मैंने भाई उसी रात को ट्रेन भी बुक कर ली, अगली रात की फ्रैंकफर्ट से और पोलैंड की। थोड़ा सा यार मेरा यार सही में पर्सनली मुझे गाड़ी से बहुत प्यार है अपनी। एक तो अच्छे खासे पैसे जोड़ के लिए भाई, जब नौकरी लगी थी तब से पैसे जोड़ रहा था, तो मैं थोड़ा दुखी था, थोड़ा क्या यार काफ़ी दुखी था। मुझे उस टाइम ये पता नहीं था कि भाई पैसे मिलेंगे भी या नहीं, अब क्या होगा ये और वो, दिमाग में बहुत सारे सवाल थे। और ये था कि यार इतने पैसे जोड़ के तो गाड़ी ली, 1 ही साल पहले गाड़ी खरीदी थी, सेकेंड हैंड ली थी, पर उसके बावजूद भी काफ़ी महंगी पड़ी थी क्योंकि बहुत अच्छी कंडीशन की गाड़ी थी और किलोमीटर भी ज़्यादा नहीं थे। उस रात जिस दिन हम होटल में सोए उस रात को हम दुखी थे। अगले दिन जब उठे तो तब तक वो दुख वाली फीलिंग जा चुकी थी। अब ये था कि चल यार आज पूरा दिन यहाँ पे या फ्रैंकफर्ट में तो क्या करें तो भाई घुमक्कड़ तो हम लोग हैं, तो हम निकल गए भाई फ्रैंकफर्ट की सड़कों पे। तो भाई ये देखो वीडियो में, ये हमने फ्रैंकफर्ट देखा, सिटी टूर लिया बस में, ये और वो खाया पिया, टर्किश डिनर खाए, टर्किश स्वीट्स खाई, उसके बाद बार वगैरह भी गए। तो काफ़ी मज़े किए उस दिन। रात की ट्रेन थी हमारी 2 बजे की, तो रात को ट्रेन पकड़ के हम निकले और पहुँचे अपना पोलैंड अगले दिन शाम को, अगले दिन रात को। फिर वहाँ से वही सामान सुमून लेके भाई टैक्सी टुक्सी लेके अपना घर में गए, उस घर में रहे 2 महीना। 2 महीने बाद फिर प्लेन से वापस। तो भाई ये थी मेरी एक्सीडेंट की कहानी। भगवान ना करे भाई किसी के साथ ऐसा एक्सीडेंट वगैरह हो, तो
कुछ जो मैंने एटलीस्ट जो टिप्स दी ना वो अपने साथ रखना, ठीक है। दोबारा समराइज़ कर रहा हूँ। एक्सीडेंट अगर जो तुम्हारा कभी हो, सबसे पहले तुम लोगों को अपनी सेफ्टी देखनी है। गाड़ी साइड में लगानी है सड़क के, गाड़ी से बाहर निकल के खड़ा होना। खास करके अगर जो यूरोप में है जहाँ दूसरी गाड़ियाँ पीछे से बहुत हाई स्पीड पे आ रही, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि पीछे से गाड़ियाँ ठोक दे में खड़ी गाड़ी में। तो गाड़ी जितनी साइड पे तुम लगा सकते हो सड़क की, उतनी साइड पे लगा के एक सेफ डिस्टेंस पे दूर में और साइड में खड़े हो जाओ एकदम। इसके बाद तुम लोगों को करना है पुलिस को कॉल, ठीक है। यहाँ पे देसी वाला हिसाब नहीं है कि भाई एक्सीडेंट हो रहा तो गाली बक रहा है, भाई तेरी माँ की तेरी है तो चलानी नहीं आती है, साले थप्पड़ मारो हैं या कुछ नहीं। हमारा एक्सीडेंट हुआ, वो बंदा एकदम तमीज़ से खड़ा हुआ था साइड पे, हम एकदम तमीज़ से खड़े हुए थे। एक शब्द ना वो बोला हमसे और एक शब्द ना हम बोले उससे। कोई लड़ाई झड़प नहीं, कोई कुछ नहीं। वो अपना आराम से अपने इंश्योरेंस वालों से बात कर रहा था, हम अपना आराम से अपने इंश्योरेंस वालों से बात कर रहे थे, और पुलिस वाले एक बार आके हमसे बात कर रहे थे, एक बार आके उससे बात कर रहे थे। तो ऐसे चल रहा था। यहाँ पे देसी वाला हिसाब नहीं है। तुम्हें बस करना है पुलिस वालों को फ़ोन, पुलिस वालों को फ़ोन करने के बाद तुम्हें करना है अपने इंश्योरेंस वालों को फ़ोन, और उसके बाद वो सब लोग तुम्हें गाइड करेंगे कि तुम्हें अगले स्टेप्स क्या क्या लेने हैं, और तुम्हें तुम्हारे इंश्योरेंस का फुल सपोर्ट मिलेगा। एक चीज़ का याद रखना कि भाई इंश्योरेंस जो तुम्हारी कंपनी हो, अच्छी कंपनी हो, जो कि फेमस हो उस देश में, बड़ी कंपनी हो, क्योंकि जितनी ज़्यादा बड़ी कंपनी हो उतना ज़्यादा उसका सपोर्ट स्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो, उतने ज़्यादा उसमें लोग काम करें, उतनी ज़्यादा उसमें कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव रहें या कुछ भी लोग सपोर्ट में जो लोग रहें इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट, तो कोई ना कोई तुम्हें हमेशा फ़ोन पे मिल ही जावे। छोटी मोटी कंपनी में किसी में इंश्योरेंस लोगे तो उसमें भाई फ़ोन भी नहीं उठाते कई बार लोग। तो तुम लोगों को अच्छा इंश्योरेंस लेना है, अच्छी कंपनी का, प्रीमियम थोड़ा ले लेना। अच्छा, वीडियो बहुत लंबी होगी तो मैं क्या करूँगा, एक सेकंड पार्ट बनाऊँगा जिसमें मैं तुम लोगों को बताऊँगा कि मैंने इंश्योरेंस वालों को कैसे चुनना लगाया। भाई इंश्योरेंस वालों की ये बात अच्छी रही, सारी सहूलियत तुम लोगों ने दिलवा दी, होटल बुक करा दिए, टैक्सी टुक्सी ये और वो, पोलैंड हम ठीक ठाक पहुँच गए। पर उसके बाद जो इंश्योरेंस की प्रोसेस रही ना भाई, उसमें बहुत पापड़ बेलने पड़े। उसमें उन लोगों ने खून के आंसू रुलवाए, पर उसकी वजह से ही मैंने थोड़े ड्रास्टिक स्टेप लिया और उन लोगों को लगाया अच्छा खासा चुनना 10-12 लाख रुपए का। और वो मैं तुम्हें बताऊंगा अगली वीडियो में। और उस वीडियो में ये भी बताऊंगा तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए तो किस तरीके से तुम्हें दोबारा इंश्योरेंस में लानी है कार, या किस तरीके से क्लेम करने हैं, इसकी अलग से वीडियो मैं तुम लोगों के लिए बनाऊंगा, ठीक है। तो भाई थैंक यू सो मच ये वीडियो एंड तक देखने के लिए। भाई बंदा देखो कोई भी ज़िंदगी में काम कर रहा है, सामने से अगर जो अप्रिसिएशन मिलेगा तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिला ही है ना। तो मैं तुम लोगों के लिए अच्छा कंटेंट लेके आऊँगा, अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। तुम अपनी तरफ से अप्रिसिएशन दिखाने के लिए एक लाइक कर दो, एक सब्सक्राइब कर लो, एक कमेंट कर लो, भैया ये मेरे लिए इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए, ठीक। आखिरकार भाई अपना ध्यान रखो, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, एंजॉय लाइफ, हैव फन, बाय बाय।